चलिए, तो आपका ट्रांसलेशन का पूरा मैकेनिज्म खत्म हो गया। मैं एक बार पूरी स्टोरी एक बार 5 मिनट में जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, ट्रांसलेशन 3 स्टेप में होता है। पहला आपको पता है कि जब ट्रांसलेशन होता है तो सबसे पहले अमीनो एसिड को क्या करना पड़ता है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तब होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और तब होता है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। यही तो स्टोरी का अलग अलग पार्ट है। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में जाके वह एंजाइम अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटाइज एंजाइम के प्रेजेंस में एक एटीपी का एडिशन, 2 फॉस्फेट को निकालिए तो एमपी ऐड हो जाएगा उस अमीनो एसिड पर, और एक एंजाइम एमपी और उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड का कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको आप बोलेंगे अमीनो असाइल एंजाइम कॉम्प्लेक्स, अमीनो असाइल उसको बोलेंगे आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, वो फॉस्फेट वगैरह रिलीज होगा। अब ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, टीआरएनए का डीएचओ लूप पे जाकर बाइंड होगा। दूसरा स्टेप चल रहा है, डीएचओ लूप पे जाकर बाइंड करेगा पूरा का पूरा एंजाइम कॉम्प्लेक्स। जैसे ही बाइंड करेगा अमीनो एसिड को ट्रांसफर करा देगा कहाँ, 3 एंड पे, और जो यहाँ अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड था टीआरएनए पे, और फिर एंजाइम और इधर एएमपी वो दोनों रिलीज जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, अब ये जो आरएनए बना है इसको बोलेंगे चार्ज्ड टीआरएनए। क्या हुआ, निशा का नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अब जो ये आरएनए बना इसको बोलेंगे हम चार्ज्ड टीआरएनए। तो ये शुरुआत के 2 स्टेप बड़े ही इजी से स्टेप हैं। बस अमीनो एसिड को चार्ज कर लीजिए, अमीनो एसिड को एक्टिव कर लीजिए। निशा अब ठीक है, आवाज जा रहा है? निशा अब ठीक है? यस सर। चलिए, तो पहला स्टेप यही था, अमीनो एसिड को क्या कर लीजिए, चार्ज कर लीजिए, और चार्ज अमीनो एसिड को एक्टिव कर लीजिए, और एक्टिव अमीनो एसिड को क्या कीजिए, उस पे बाइंड करा दीजिए डीएचओ लूप पे, तो चार्ज टीआरएनए बन गया। अब क्या है, इसे बहुत सारे टीआरएनए चार्ज हुए हैं, बहुत सारे, जो अलग अलग अमीनो एसिड को अपने अपने माथा पे लेके घूम रहे हैं साइटोप्लाज्म। अब हमें स्टार्ट कराना है क्या, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। तो देखिए, इनिशिएशन में पता नहीं मेरे से एक चीज बार बार टंग स्लिप हुआ है। मैंने कहा था कि ये आरएनए जो है, ये एमआरएनए, ये उसका 5 एंड और ये इसका 3 एंड, और ये राइबोसोम की स्मॉलर सब। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आरआरएनए, और ये स्मॉलर सबनेट 30s या 40s हो सकता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफर। ठीक है, तो मैंने कहा था कि यहाँ पर क्या होता है, ये स्टार्टिंग कोडन मान लो AUG, तो इसके पहले कुछ खास सीक्वेंस होता है, इसका नाम है SD सीक्वेंस। पता नहीं मैं क्लास में शायद गलत बोला हूँ, बच्चे बोल रहे थे, उल्टा बोल दिया मैंने। इसका नाम है सैन डेलगर्नो सीक्वेंस, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे जो इसका नाम है एंटी ASD, मतलब एंटी सैन डेलगर्नो, और ये स्टार्टिंग कोडन के पहले होता है SD सीक्वेंस। वो खास सीक्वेंस होता है जो इस स्मॉलर सबनेट के साथ कॉम्प्लीमेंटरिटी दिखाता है। लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट में क्या होता है, यहाँ पे जो 7 mg कैप था वो क्या करता है, यहाँ पे जो 40s में पाए जाने वाले, 40s में भी आरआरएनए होगा ना, उसके आरआरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंटरिटी होता है, कॉम्प्लीमेंटरिटी दिखाता है। कुल मिला के यहाँ पे एमआरएनए और राइबोसोम के स्मॉलर सबनेट पहले बाइंड करने वाले। ठीक है, ये जो मेरे से उल्टा हो गया था मैंने सही कर दिया है। स्टार्टिंग कोडन के पहले जो खास सीक्वेंस है जो एमआरएनए को राइबोसोम के साथ बाइंड करने में हेल्प करेगा स्मॉलर सबनेट्स के साथ, उसका नाम है साइन डेलगर्नो। ठीक है, और वहां पे एंटी साइन डेलगर्नो, अगर आप चाहें तो ऐसे याद रख लेना, MS धोनी, एमआरएनए साइन डेलगर्नो। ठीक है, अगर भूल जाओ तो ऐसे याद रख लेना कि एमआरएनए में साइन डेलगर्नो, राइबोसोम में वो एंटी साइन डेलगर्नो। ठीक है, तो आप चाहो तो जैसे भी याद रखो, याद रखना उल्टा हो गया था मेरे से। ठीक है, मैंने सही कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला के कॉम्प्लीमेंटरिटी होता है, और वो एमआरएनए और राइबोसोम बाइंड करता है। अब क्या होगा, जो पहला नंबर का टीआरएनए था उसको बड़ा जल्दी बचाना था, उसको पता है, उसको मुझे बिना बुलाए आ जाना है। जैसे ये बनता है एमआरएनए राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स, स्मॉलर राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स, वैसे ही फर्स्ट टीआरएनए तुरंत आकर बाइंड कर देता है। वो प्रोकैरियोट में फॉर्मेलेटेड मिथ्योनिन लाता है। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे से सवाल पूछ रहे, सर प्रोकैरियोट में फॉर्मेलेटेड मिथ्योनिन ही क्यों आता है? इसका रीजन साइंटिस्ट को भी एग्जैक्ट नहीं पता है, लाता है, ये एक फैक्ट है। क्यों लाता है, क्या सिग्निफिकेंस नहीं है, आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, ला के बाद में हटा भी दिया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा वर्कआउट अभी तक नहीं हो पाया। ठीक है,
इसलिए आपको भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो जो है कि वो पहला वाला टीआरएनए आ जाता है। अच्छा, वो टीआरएनए कौन है? वो चार्ज टीआरएनए, मतलब अमीनो साइड टीआरएनए, पहला नंबर वाला आके एयूजी के साथ बाइंड कर जाता है, कोडन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, फर्स्ट कोडन रिकॉग्नाइज हो गया, स्टार्टिंग कोडन, उसका कंप्लीमेंट्री जो भी होगा एंटी कोडन में देख लेना आप, यूएसी होगा, है ना, आगे बाइंड करिए। इतना सब कुछ होने के बाद क्या करता है? अच्छा, जब वो आएगा कौन, अमीनोसाइड टीआरएनए, तो वो अपने साथ एक जीटीपी लेके आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने, और इनिशिएशन फैक्टर 2 लेके आएगा, इनिशिएशन फैक्टर 2, क्योंकि उस टाइम जब एमआरएनए और राइबोसोमल सबनेट बाइंड किया तो इनिशिएशन फैक्टर 3 यूज हुआ, तो कुल मिला के वहां पे लो ये जुड़ गया, ठीक है, ये सब जुड़ गया। आप स्टोरी में हमने आपको बता रखा हूँ, स्टोरी रिवाइज कर। अब क्या होता है, इतना सब कुछ होने के बाद इनिशिएशन फैक्टर 1 के प्रेजेंस में क्या होता है, लार्जर सबनेट इस तरीके से आके फिट होता है कि जो पहला वाला टीआरएनए आके अभी बैठा था वो पी चैम्बर में आके फिट हो जाता है, ए चैम्बर खाली रहता है और इधर ई चैम्बर खड़ी रहता है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन के तैयार है। तो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस का इनिशिएशन पार्ट अभी कंप्लीट हुआ। इनिशिएशन क्यों बोला, बोलो जल्दी से, एक जेनेटिक कोड तो रीड हो गया ना, स्टार्टिंग कोडन तो रीड हो गया ना, एक अमीनो एसिड तो आ गया ना, तो इनिशिएशन बोलोगे कि ना बोलोगे, इनिशिएशन हो गया ना बनना। अब क्या होगा, दूसरा स्टेप, इलोंगेशन। इलोंगेशन लंबा प्रोसेस है, इलोंगेशन में 3 काम बार बार होता है साइक्लिक में, कोडन रिकॉग्निशन, पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस और ट्रांसलोकेशन, ये बार बार होते रहता है। तो अब क्या करेगा ना, ये सब कुछ बन जाने के बाद, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाने के बाद, अब क्या करेगा, राइबोसोम की जो ए साइट है, लार्जर सबनेट्स की जो ए साइट है, ए साइट में पाए जाने वाले आरआरएनए कोडोन को ऑर्गेनाइज करेंगे अपने नीचे और पुकारेंगे, अरे भाई फला अमीनो एसिड आएगा साइटोप्लाज्म से, तो फला अमीनो एसिड तो अकेले आएगा नहीं, वो अमीनो साइड टीआरएनए का फॉर्म में आएगा, सेकेंड अमीनो एसिड आएगा, बाइंड करेगा, बाइंड कर गया, फिर या कोडोन रिकॉग्निशन, ए साइड से एंट्री मारा, अब मार दिया एंट्री, तो अब क्या होगा, दूसरा स्टेप, कोडोन रिकॉग्नाइज हो गया, मतलब कि एंट्री मारा, कोडोन रिकॉग्नाइज हो गया ए साइड के नीचे जो, अब क्या होगा, एक एंजाइम है पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम, ये खुद आरआरएनए ही होता है, प्रोकैरियोट में 23 और यूकैरियोट में 28 आरआरएनए, लार्जर सबनेट में ही होता है। तो ये आरआरएनए क्या करता है, पी साइड वाला अमीनो एसिड उठा के, जो फॉर्मेलेट मिथोलिन था उसको उठा के ए साइड वाले अमीनो एसिड से जोड़ देता है, पेप्टाइड बॉन्ड बना। इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे पी साइड वाला अपना सीओच ग्रुप देता है और ए साइड वाला अपना NH2 ग्रुप, दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, डाइपेप्टाइड बन गया। अब क्या होगा, इतना पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, डाइपेप्टाइड बन गया, अब तो इस यहाँ का जेनेटिक कोड रीड भी हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड भी बन गया पिछले वाले के साथ। अब क्या होगा, ट्रांसलोकेज एंजाइम आएगा और एक जीटीपी का यूटिलाइजेशन करेगा और फाइनली इस पूरी राइबोसोमल सबयूनिट को आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा, और इस कदर शिफ्ट, टीआरएनए वगैरह वही रहेगा, इस कदर शिफ्ट करेगा कि अभी जो पी साइट में डिस्चार्ज टीआरएनए बचा था वो आ जाएगा ई साइट में, और जो ए साइट में चार्ज टीआरएनए विद डाइपेप्टाइड बचा था वो आ जाएगा पी साइट में, और ए साइट खाली हो जाएगा। फिर से ए साइट वही काम हो गया, ए साइट का आरआरएनए रिकॉग्निशन, फिर वही पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस, इधर वाले को उधर सरकाएगा, डाइपेप्टाइड को उसके साथ जोड़ देगा, फिर वही ट्रांसलोकेज एंजाइम ट्रांसलोकेशन कराएगा। ऐसे ही काम तब तक इलोंगेशन वाला, बहुत लंबा प्रोसेस, अदर प्रोसेस की तुलना में लंबा है। और ये पूरा का पूरा ट्रांसलोकेशन, ये पूरा का पूरा जो इलोंगेशन फेज है ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये राइबोसोम सरकते सरकते वहां ना पहुंच जाए एंड पर, और एंड पर जब जाएगा तो जब वहां ए साइड के सामने आएगा यूएए या यूएजी या यूजीए, तो कोड को रीड ही नहीं कर पाएगा और अगर रीड कर भी लेगा तो वो अमीनो एसिड को बुला ही नहीं पाएगा, उसको पता ही नहीं किसके लिए कौन सा अमीनो एसिड बुलाना है। इनफैक्ट बात क्या है ना कि अगर वो किसी अमीनो एसिड को बुलाना भी चाहे तो कोई टीआरएनए लेके आने वाला है ही नहीं इसके लिए, ऐसा कोई टीआरएनए नहीं है जिसका एंटी कोडॉन यूएए यूजीए यूएजी के कॉम्प्लीमेंट्री, तो कोई टीआरएनए अंदर नहीं आने वाला, एक्सेप्शन अलग से याद रखो, सब हटाओ, तो कोई नहीं आने वाला तो क्या होगा उस केस में, आएगा कौन, आ जाएगा रिलीजिंग फैक्टर। कौन सा रिलीजिंग फैक्टर, 1 2 3, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में तो एक ही है, और वो सब अपने साथ जीटीपी भी लेके आएगा, और ये लोग क्या करेगा, सारे कंपोनेंट को तोड़ तोड़ के अलग कर देगा, लार्जर स्मॉलर सबनेट राइबोसोम का अलग, एमआरएनए अलग, उधर रिलीजिंग फैक्टर वगैरह भी रिलीज हो जाएगा अलग, टीआरएनए सारे अलग हो जाएंगे। अब सबके फ्यूचर की क्या बात करेंगे, टीआरएनए फिर से काम आ जाएगा, राइबोसोमल सबनेट फिर से काम आ जाएगा, अभी जो पॉलीपेप्टाइड बना है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, मॉडिफिकेशन का काम कहाँ चलेगा वो भी मैंने बता रखा है,
ये सब होता है भाई। मॉडिफिकेशन में क्या होगा, मॉडिफिकेशन में मैंने आपको बताया है कि जो फॉर्मेलेटेड मिथोनिन है प्रोकैरियोट में, उसको डीफॉर्मेलेज एंजाइम क्या करेगा, मिथोनिन में कन्वर्ट कर देगा। और हर अमीनो एसिड में पहला अमीनो एसिड कौन है, हर मतलब पॉलीपेप्टाइड में पहला अमीनो एसिड कौन है, मिथोनिन। जरूरत हो तो रहने दो, नहीं हो तो काट के हटा दो। ये होता है भाई मॉडिफिकेशन लास्ट। ये पूरा ट्रांसलेशन का स्टोरी समझ में आया, रिवाइज करा दिया मैंने, पूरा ट्रांसलेशन मैंने रिवाइज करा दिया, 5 स्टोरी, स्टोरी का फॉर्म में बार बार रिवाइज की। अच्छा, इस बीच में इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ पे किस स्टेप में कौन सा एटीपी लगा, कहाँ जेटीपी लगा, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद कितना क्या, उस सब बात मैंने बता रखा। कहाँ पे कौन सा रिलीजिंग फैक्टर, इलॉन्गेशन फैक्टर, कहाँ पे कौन सा डिसेंसी फैक्टर, ये सब बात आप स्टोरी में ध्यान रखिए अलग से। तो ये हो गया आपका पूरा ट्रांसलेशन। इसमें इंपॉर्टेंट बात था कि स्टार्टिंग कोडॉन के पहले और टर्मिनेशन कोडॉन के बाद कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता, मतलब उससे अमीनो एसिड सामने नहीं आता, ठीक है, उसको बोलते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। हालांकि इसका फंक्शन अभी उतने अच्छे से साइंटिस्टों को क्लियर नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ये थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन में उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने में, बस हो गया, सिंपल है। ये सारी बातें बताने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, उसकी ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म को साइंटिस्ट लोग जब स्टडी कर लिए तो साइंटिस्ट लोग इतना तक पहुंच गए कि हम इसके ट्रांसलेशन को इनहिबिट कैसे, रोक कैसे। और आपको पता है, अगर किसी भी सेल के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ट्रांसलेशन प्रोसेस को आप रोक दोगे, उसका प्रोटीन नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रोटीन से फिर एंजाइम भी बनता है, तो एंजाइम भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये सब काम कहाँ होता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है ट्रांसलेशन में ईआर के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट में तो साइटोप्लाज्म ईआर के अंदर और गोल्गी बॉडी के अंदर इसका मॉडिफिकेशन होता है, फाइनली वो एंजाइम के फॉर्म में बनकर रिलीज होता है। स्ट्रक्चर प्रोटीन है तो उस फॉर्म में बनकर रिलीज हो जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म प्रोटीन नहीं बनाएगा ना, उसका मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं चल पाएगा, एंजाइम के बिना कुछ नहीं होता, बार बार कह रहा हूं, एंजाइम के बिना कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो होने वाला क्या है, फाइनली ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा। तो साइंटिस्ट लोग ये क्यों स्टडी किए कि हम ट्रांसलेशन इनहिबिट करें, वो इसलिए स्टडी करें, बहुत सारे ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, और हम चाहते हैं कि वो प्रोकैरियोट जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करे, खास करके बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोब्स, वो हमारे बॉडी में जब एंटर करे तो हम उसके ट्रांसलेशन ही रोक के क्यों ना मार दें उसको, वो हमें डिजीज नहीं करा पाएगा, वो हमें नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा, इसलिए स्टडी की। आज हम आपको बताने वाले इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन। देखिए, ट्रांसलेशन को इनहिबिट करने का मैकेनिज्म यूकैरियोट्स के अंदर भी खोजा जा चुका है, लेकिन बहुत फास्ट है, आपके लेवल पे अभी आपको नहीं पढ़ाई जाती है, शायद आप एमबीबीएस में पढ़ो, बहुत ही वास्ट मैकेनिज्म है। हम यहाँ पर आपके लेवल पे प्रोकैरियोट्स के अंदर इनहिबिशन का बात करेंगे, वो भी मैकेनिज्म बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस क्या है ना, कुछ कुछ एंटीबायोटिक लाएंगे। एंटीबायोटिक का क्या होता है मतलब, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, ऐसा कोई केमिकल। तो कुछ एंटीबायोटिक्स है जो ट्रांसलेशन के अलग अलग स्टेप्स को रोकने के लिए जिम्मेवार है। कैसे रोकते हैं, क्या करते हैं, शॉर्ट में बताएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो मैं अलग से बता दे रहा हूँ, कई बार एग्जाम में आता है। ये क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना किस किस टाइप का एंटीबायोटिक किस किस तरीके से बैक्टीरिया में काम कर सकता है। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, यूकैरियोट का भी डिस्कवर्ड है सारा एंटीबायोटिक वगैरह या मैकेनिज्म वगैरह, लेकिन हम उसकी स्टडी नहीं कर रहे, उसका नाम तक नहीं जिक्र करें, ठीक है। तो हम बात करते हैं किसकी, इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन। देखिए, ट्रांसलेशन में इनहिबिशन के लिए मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ, उस कोड को थोड़ा याद रखिए, ठीक है। एस, या तो आप कोड को याद रखो, या तो एक मैंने लास्ट में यहाँ पे ट्रिक, अरे क्या हो रहा है, या तो लास्ट में मैंने एक ट्रिक लिख दिया यहाँ पे, आप उससे भी याद रख सकते हो चाहो तो, ठीक है। मैं तो बोलूंगा कोड से भी याद रख सकते हो, STNCE। ये क्या है, 5 अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स, ये 5 अलग अलग प्रकार के क्या है भाई, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये अलग अलग एंटीबायोटिक्स क्या करता है, ये मैंने सीक्वेंस में एक ट्रिक बना रखा है, STNCE, या तो ट्रिक ऐसे है, ST ने कोयले, कोयले 5 एंटीबायोटिक हो गए, लगाकर ट्रांसलेशन रोक दिया। किसी को भी चीज काला चीज लगा दोगे ना तो वो चीज रुक जाती है, पता है ना। काला झंडा मतलब क्या होता है, इनहिबिशन, पता है ना, काला झंडा, काला बैंड, कोई भी चीज का क्या होता है मतलब विरोध, काले चीज का मतलब होता है विरोध, ठीक है, काला रंग विरोध में यूज करते हैं। तो ट्रांसलेशन के विरोध के लिए आप क्या कीजिए, ST के द्वारा कोयला लगवा लीजिए, रुक जाएगा। या तो आप ऐसे याद रख लो, STNC क्या है भाई, STNC अलग अलग प्रकार का एंटीबायोटिक है। पहला नंबर पे S, मुझे सुनो फिर वहां पे पढ़ के बता दे,
पहला नंबर पे एस, स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का एक एंटीबायोटिक। क्या नाम है एंटीबायोटिक का? स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखो ये सारे एंटीबायोटिक के नाम जो मैंने लिखा है ना, ये सीक्वेंस में लिखा है। जो ट्रांसलेशन की प्रोसेसिंग है वो सिक्वेंशियली चलती है। तो अलग अलग एंटीबायोटिक अलग अलग स्टेप को इनिबिट करेगा। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन पहला नंबर है, ये क्या करेगा? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता था, याद है वो mRNA का राइबोसोम के साथ बाइंड होना, फिर tRNA उसके साथ पहला नंबर tRNA आना जुड़ के, फिर राइबोसोमल लार्जर वाला समेट जुड़ के इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता। इस पूरी प्रोसेस को वो होने ही नहीं देता है, और अगर होता भी है ना तो कोडोन गलत रिकॉग्नाइज करवा देता है। पहला नंबर पे कौन क्या कोड क्या रीड होना चाहिए था? AUG, कुछ और रीड हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ा देता है। बेसिकली करता है क्या? ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जाके स्टार्टिंग कोडोन के बगल में ही जाके बाइंड करता है। डिटेल मैकेनिज्म है, आप हायर क्लास में। स्ट्रेप्टोमाइसिन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने ही नहीं देता। अब बताओ अगर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो बात आगे बढ़ने वाला है क्या? नहीं ना, नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, ट्रांसलेशन नहीं। मान लो स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज नहीं किए तो एक और एंटीबायोटिक आता है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन यूज करो। टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा? इनिशिएशन तो नहीं रोक पाएगा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अच्छा बताओ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होता है? इलोंगेशन। इलोंगेशन में पहला काम क्या होता है? कोडोन रिकॉग्निशन ही होता है। उसमें क्या होता है? अमीनो साइड tRNA एंटर करता है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, पहला नंबर नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, सो करता है ना, ये एंटर नहीं करता। ये क्या करता है ना, ए साइड पे जाके बाइंड हो जाता है। वहां पे जो टनल होता है ना, ये टेट्रासाइक्लिन वहां जाके बाइंड हो जाता है। ऐसे बाइंड हो जाता है कि अब कोई अमीनो साइड tRNA को अंदर आने नहीं देगा, ये नहीं आने देंगे, जाओ, ये वहां जाके बाइंड कर जाता है। तो ये टेट्रासाइक्लिन का एक्शन है। तो अगर तुम टेट्रासाइक्लिन भी यूज नहीं किए तो अब क्या यूज करो? नियोमाइसिन। नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक। तो अब क्या होगा? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, अमीनो साइड tRNA भी अंदर आता रहेगा। लेकिन पता है, अब याद करो, जब अमीनो साइड tRNA अंदर आता है तो वो अपने एंटी कोडोन को mRNA के कोडोन के साथ बाइंड कराता है, याद आ रहा है? ये बाइंड नहीं कराने देगा। पता है क्या करता है नियोमाइसिन? ये तो एंटी कोडोन कोडोन है ना, उसके बीच में जाकर घुस जाता है यार। कहता है हमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने ही नहीं देंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने देगा तो फिर जब तक tRNA उसके साथ बाइंड नहीं करेगा mRNA के साथ, तो कैसे अमीनो एसिड को वहां स्टेबल किया जाएगा? तो बात बनेगा नहीं, ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाएगा। चलो नियोमाइसिन भी यूज नहीं, एक एंटीबायोटिक आता है जिसका नाम है क्लोरामफेनिकल। क्लोरामेनफेनिकल एंटीबायोटिक का नाम है, ठीक है, लिख लिख के याद करोगे तो जाएगा। ये यूज करो। ये क्या करता है पता है? ये तो भाई साहब खतरनाक है। ये लार्जर सबयूनिट्स में पाए जाने वाले पेप्टाइड ट्रांसफरेंस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। मान लो अगर तुमने स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और नियोमाइसिन तीनों में से कोई यूज नहीं किया तो तुम क्लोरामफेनिकल यूज कर लो। ये क्या करता है पता है? अच्छा देखो तक क्या इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी बन गया, अमीनो साइड tRNA भी अंदर आ गया, tRNA का mRNA के साथ बाइंडिंग भी हो गया। अब क्या होना है? अब क्या होना है? टी साइड वाला अमीनो एसिड को उठा के डालना है साइड में, नहीं डालने देगा। क्यों नहीं डालने देगा? पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, उसी को ससरा खत्म कर देगा। जा अब क्या, अब आगे होगा ही नहीं कुछ, ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाएगा। अच्छा मान लो तुम ये भी यूज नहीं, तो एक एंटीबायोटिक आता है इरेथ्रोमाइसिन। एथ्रोमाइसिन यूज करो। और एथ्रोमाइसिन क्या करेगा पता है? मान लो यहाँ तक भी हो गया, डाइपेप्टाइड भी बन गया। अब क्या होगा? ट्रांसलोकेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और ट्रांसलोकेशन होने नहीं देता। या तो ट्रांसलोकेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, या तो क्या करता है जहाँ पर राइबोसोम बाइंड है उसके जस्ट अगले कोडन पे जाके भाई साहब बाइंड कर जाता है, बोलता है अभी तो तुमको आने नहीं देंगे। ये एक्शन किसका है? एरिथ्रोमाइसिन का। आप देख पा रहे हो अलग अलग एंटीबायोटिक का अलग अलग तरीके से एक्शन है, लेकिन फाइनली सब मिलकर ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर रहे हैं। तो जब भी आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं तो वो लोग क्या है ना, जब आप डॉक्टर बनोगे ना तो आप एक बायोलॉजी की एक ब्रांच स्टडी करोगे, माइक्रोबायोलॉजी। उसमें आपको माइक्रोब्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। सेकंड ईयर क्लास से स्टडी स्टार्ट हो जाता है माइक्रोबायोलॉजी का। थर्ड ईयर में वो डिटेल में पढ़ना पड़ता है माइक्रोबायोलॉजी, अलग से पूरा सेगमेंट। तो आपको वहाँ डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अलग अलग टाइप का माइक्रोब्स है, उसके अलग अलग टाइप का एंटीबायोटिक है, अलग अलग टाइप का एक्शन। पता चला कोई पर्टिकुलर पेशेंट है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप का माइक्रोब एंटर कर गए, या ऐसे माइक्रोब एंटर कर गए हैं जो हाई रेट से ट्रांसलेशन करते हैं, तो उसके अंदर आप हो सकता है 2-3 एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन देने लगे, अलग अलग लेवल पे रोक दे। मतलब ये सब आप पढ़ोगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी तो बस आप क्या करो, समराइज्ड वे में इन 5 एंटीबायोटिक का नाम याद।
अच्छा, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर पेनिसिलिन सेल में पढ़ाया था, याद है? अरे पेनिसिलिन का एक्शन अलग है, वो भी एंटीबायोटिक है, वो सेल वॉल को तोड़ता है, उसको एंटीबायोटिक एक अलग क्लास में रखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रक्चरल एंटीबायोटिक, मतलब वो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करता है। और इस सबको बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर एंटीबायोटिक या फंक्शनल एंटीबायोटिक। ये बैक्टीरिया की फंक्शन को डिस्टर्ब करता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। आप पढ़ोगे एंटीबायोटिक अलग अलग क्लास पढ़ोगे ड्रग्स, 12th में नहीं, एमबीबीएस, ठीक है? तो वहां पे आप एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन करोगे। तो पेनिसिलिन का अलग, वो भी बैक्टीरिया को मारता है। तो अगर हम लोग को नॉर्मल फीवर वोर होता है ना, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए कई बार पेनिसिलिन हम लोग यूज कर लेते हैं एंटीबायोटिक, या फिर बहुत सारे केसेस। लेकिन बैक्टीरिया के मॉलिक्यूलर लेवल को रोकना है तो उसके लिए आपको इस टाइप के एंटीबायोटिक यूज करना है। उतना ज्यादा ताम झाम में आप मत घुसो, सीधा याद रखो, एसटी ने कोयले लगा के ट्रांसलेशन रोक दिया, या तो कोड याद कर लो, एसटीएनसी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, नियोमाइसिन, क्लोरामफेनिकल और एरिथ्रोमाइसिन। ये 5 क्या एंटीबायोटिक है, अलग अलग स्टेप पे रोक रहा है। मैं आपको आपके नोट से रीड करके बता देता हूँ, ये देख लो। स्ट्रेप्टोमाइसिन इनहिबिट्स ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, उसको बनने से रोक देगा। और अगर टीआरएनए वगैरह फर्स्ट टीआरएनए जुड़ के अगर कोड वहां पे रीड कर भी लिया पहला कोड, तो मिस रीडिंग करा देगा। कुल मिला के इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स सही से बनने नहीं देगा। टेट्रासाइक्लिन एमिनोसाइल टीआरएनए को राइबोसोम के साथ बाइंड नहीं करने देगा, अंदर आने नहीं देगा टेट्रासाइक्लिन उसको अंदर आने नहीं देगा। नियोमाइसिन एमआरएनए और टीआरएनए के बीच में इंटरेक्शन को रोक देगा, बाइंड नहीं करने देगा। ये रहा क्लोरामफेनिकल, ये क्या करेगा, पेप्टाइड ट्रांसफरेज को इनहिबिट करेगा, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। और नेक्स्ट क्या है, लास्ट ये एरिथ्रोमाइसिन, ये क्या करेगा, आपको ट्रांसलोकेशन रोकेगा। तो ये अलग अलग एंटीबायोटिक अलग अलग एक्शन है, आप लिख लिख के याद करोगे तो हो जाएगा। एनसीईआरटी में नहीं है डिस्कशन, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? चलिए यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, आपका फाइनली ट्रांसलेशन समाप्त हुआ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अतीक एनी डाउट? नो सर। ज्योति एनी डाउट? नो सर। निशा एनी डाउट? नो सर। रिभा एनी डाउट? नो सर। हाँ बोलो। नो सर। अच्छा चलिए, तो देखिए यहाँ तक देखिए मॉलिक्यूलर चैप्टर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है? और हम इस चैप्टर के लगभग एंड पर पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर का लगभग आपका ओनली 20% पार्ट बचा हुआ है। अगले 1 वीक में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देन हम स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन। अब आप बोलोगे सर बायोटेक पढ़ाना चाहिए कायदे से, मुझे पता है बायोटेक पढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या है ना, मैं बोर्ड वाले बच्चों को भी लेके चल रहा हूँ। टर्म 2 में बायोटेक, टर्म 1 में बायोटेक नहीं, टर्म 1 में इवोल्यूशन। उधर आपका 11th वाला पोर्शन परसों से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो एंडोक्राइन नर्वस एंडोक्राइन खत्म करने के बाद हम रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। उसी 11th वाले बैच में रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। 11th वाले बच्चे लोग को भी बोलेंगे पढ़ो रिप्रोडक्शन, पढ़ो पढ़ो, बढ़िया चैप्टर है, पढ़ो। लोग पढ़ लेगा, ठीक है? लोग को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एंडोक्राइन के जस्ट बाद रिप्रोडक्शन पढ़ने में फायदा है। तो उधर आपका रिप्रोडक्शन चलता रहेगा, तो कुछ दिनों में लोग का जो बोर्ड वाला टर्म 1 क्लियर हो जाएगा। फिर इधर ये इवोल्यूशन खत्म होगा तो बायोटेक ले लेंगे। बायोटेक बहुत इजी चैप्टर है, मैं बहुत इजी वे में पढ़ाऊंगा उसको, बहुत इजी है, ठीक है? स्कोरिंग भी है। तो मॉलिक्यूलर का 20% पार्ट बचा हुआ है। तो यहाँ तक अभी जो मैंने पढ़ाया आपको, इसको मैं एक बार समराइज्ड वे में आपको बताता हूँ क्या पढ़ाया, समझना ध्यान से। मैं जब स्टार्टिंग में मॉलिक्यूलर स्टार्ट किया था, याद कीजिए फर्स्ट डे मॉलिक्यूलर, तो मैंने उस दिन आपको जेनेटिक मटेरियल के बारे में प्रॉपर्टीज बताई थी, याद है कि जेनेटिक मटेरियल कौन हो सकता है। पहला लेक्चर इसी पे समर्पित था। फिर हमने क्या कहा कि अलग अलग 3 टाइप के एक्सपेरिमेंट मैंने आपको सिखाया, साइंटिस्टों के नाम भी बताया, और फिर मैंने आपको कहा कि अलग अलग साइंटिस्ट मिलके ये पता किए फाइनली कि जेनेटिक मटेरियल है कौन। और फाइनली पता चला हर से चीज के एक्सपेरिमेंट से कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, फाइनली यहीं से पता चला, ठीक है? अनइक्विवोकल प्रूफ मिल गया वहां से। हाँ, लेकिन डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन में जेनेटिक मटेरियल है, कुछ के अंदर नहीं है, ये सब बातें मैंने आपको बताया। फिर मैंने कहा चलो बच्चे अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड। मैंने कहा न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मैंने कहा चलो भाई बच्चे पढ़ते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड, तो कहा न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट का बना हुआ।
तो मैंने आपको पूरा न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के बारे में पूरा स्ट्रक्चर वाला पार्ट समझाया है, सुनो। फिर मैंने कहा चलो बच्चे अब हम एक एक करके न्यूक्लिक एसिड को पढ़ते हैं, डीएनए आरएनए। फिर मैंने आपको डीएनए पढ़ाया। डीएनए में मैंने आपको मेनली डीएनए के मॉडल को समझाने की कोशिश करी, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम बताया। फ्रैंकलिन विल्किन से हमने स्टार्ट किया मेनली कहानी को, और फिर वॉटसन क्रिक पे जाके एंड किया, और भी कुछ साइंटिस्ट आए, इंपॉर्टेंट यही लोग। फाइनली हमने डीएनए का स्ट्रक्चर समझा। फिर हमने कहा चलो भाई जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर समझ लिया है, लगे हाथ हम लोग क्या करते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन भी पढ़ लेते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हमने आपको पढ़ाया है, समझो पूरा डिटेल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे डीएनए पार्ट खत्म हो गया। फिर हमने कहा चलो बच्चे अब हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो सिद्धांत है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉगमा, जो क्रिक ने दिया था, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्रिक क्या कहते थे, क्रिक क्या कहते थे, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए भी बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन। बाद में इसको मॉडिफाई किया बाल्टीमोर और टेमिन ने, बोला सब कुछ ठीक है साहब, बस आरएनए से डीएनए भी बनता है कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर, और आरएनए से आरएनए भी बनता है कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये है मॉडिफाइड या फिर मॉडर्न सेंट्रल डॉगमा, जो टेमिन और बाल्टीमोर ने दिया था। तो हमने कहा चलो भाई एक एक करके मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। हमने कहा आरएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस, आरएनए रेप्लिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है। हमने कहा आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जिक्र कर देंगे एड्स, एचआईवी जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने कहा चलो भाई अब इस सेंट्रल डॉगमा को हम लोग पढ़ते हैं। तो डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए के स्ट्रक्चर के साथ ही पढ़ लिया, उसका फंक्शन डीएनए रेप्लिकेशन के साथ। फिर हमने कहा चलो अब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया मैंने आपको, प्रोकैरियोट के अंदर ही पढ़ाया ट्रांसक्रिप्शन तो। फिर मैंने कहा कि चलो भाई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग पढ़ लेते हैं, वो यूकेरियोट्स के अंदर होता है, वो पढ़ाया। फिर अब कायदे से पढ़ना था ट्रांसलेशन, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं रुक जाओ, अभी यहाँ पे क्या करो, जेनेटिक कोड पढ़ लो, जो गेमो साहब का कंसेप्ट है। फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने उसकी एक्टिविटी भी बताई। तो फिर मैंने आपको जेनेटिक कोड पढ़ाया। जेनेटिक कोड जब पढ़ लिए तो हमने आपको ट्रांसलेशन का पूरा मैकेनिज्म पढ़ाया, और जब ट्रांसलेशन पढ़ लिए तो ट्रांसलेशन को का इनहिबिशन भी बताया। इतना लंबा सफर हमने तय किया। ये है मॉलिक्यूलर का 80% पार्ट। 20% पार्ट में अब क्या बचा है, जीन एक्सप्रेशन, म्यूटेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आधे घंटे का, 1 घंटा का है, उसको हटाओ। यानी कि 3 बड़े टॉपिक अभी बचे हुए। एक बचा है क्या, जीन रेगुलेशन, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। म्यूटेशन 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 2 लेक्चर में, और 1 लेक्चर मान के चलो आपका वो वाला पार्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। छोटी कहानी है, सुना देंगे हम, ठीक है। ये एक लंबा सा पोर्शन हमने खत्म किया है। अभी अगले मीटिंग में हम आपसे बात करते हैं किसके बारे में, जीन रेगुलेशन के बारे में। आइए अगले मीटिंग में बात करते हैं जीन रेगुलेशन के बारे में। तब तक क्या कीजिए, इन सारी मैटर को पढ़ लीजिए। चलिए।